पूरे ही दिन में अगर मुझे 3 लॉसेस कॉन्सेक्यूटिव मिल जाए तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। तो ये होता है आपका रिस्क पर डे। लेकिन अभी आपको जैसे पता होगा कि अक्टूबर 10th को जो क्रैश देखने को मिला, On October 10th, the global market lost about $19 billion in value within hours. 200 million liquidations flushed in 15 minutes. रिटेल तो क्या बड़े बड़े फंड्स भी लिक्विडेट हुए हैं ऐसे सिनेरियो में। A Ukrainian crypto entrepreneur was found dead under mysterious circumstances just after a $30 million cryptocurrency market crash. तो आपने जो यहाँ पे पोजीशन साइज का जो रूल बताया है, लेवरेज का जो रूल बताया है, रिस्क का जो रूल बताया है, क्या वो वैलिड है स्टिल? आपको नहीं लगता कि ऐसे केसेस में स्टिल हमारे जैसे ट्रेडर्स जो है वो स्टिल लिक्विडेट हो जाते हैं? स्टॉप लॉसेस भी इनफैक्ट काम नहीं किए कई एक्सचेंजेस में, तो ऐसे सिनेरियोज में जिनके लॉन्ग खुले हुए थे, स्टॉप लॉसेस थे, स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुए, ठीक है, डिस्पाइट की बड़ी बड़ी विक्स बनी। तो इस ऐसे केसेस में आप क्या यहाँ पे सुझाव दोगे? सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि स्टॉप लॉस जो है ना, मैंने बताया ऑलरेडी, सीट बेल्ट की तरह हमेशा लगता नहीं है। 10 ट्रेड आप लोगे ना, 10 में से 9 ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगता है। स्टॉप लॉस आपको बस 10वें ट्रेड पे लगता है, जो आपका पूरा अकाउंट खाली करने के लिए आता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब टेक प्रॉफिट के बारे में बताइए कि टेक प्रॉफिट में कैसे चूज करें। टेक प्रॉफिट के कुछ मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताता हूँ, कुछ रूल्स बताता हूँ। वैसे इंडिकेटर्स में वैसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर भी एक थंब रूल्स कुछ दे देता हूँ, ठीक है। मार्केट मोस्टली स्ट्रक्चर पे चलता है, तो स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल चीज हो रही है। मार्केट ने एक हाई बनाया, गिरा, फिर से लोअर हाई बना, फिर से लो बना, फिर से लोअर हाई, तो ये करते ही जा रहा है, मार्केट करते ही जा रहा है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे आपको स्विंग हाइज मिलेंगे। यहाँ पे ये जो ना स्विंग हाइज है, तो अभी तक मार्केट ने पहला एक रिवर्सल लिया है, हाई लो कर रहा है, लेकिन अभी तक हाई ब्रेक नहीं किया है आज का जो भी है। और कौन कौन सी गलतियां हैं जो जनरली लोग करते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कट द नॉइज चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ फ्यूचर्स मास्टर क्लास का 4th एपिसोड, जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल एलोकेशन। और ये जो एपिसोड है इसको स्पॉन्सर कर रहा है ब्रोफिन, और हमारे साथ स्वप्निल भाई हैं क्रिप्टोप्रेन्योर चैनल से, जो कि स्पेशल इस फ्यूचर्स मास्टर क्लास में मेरे साथ जुड़े हैं और आप सबको सिखा रहे हैं कि फ्यूचर्स कैसे सेफली खेलना है, कैसे सीखना है, ठीक है। और आज का जो ये एपिसोड है वो इतना इंपॉर्टेंट एपिसोड है, इट्स लाइक मदर ऑफ ऑल एपिसोड्स, जिसमें आपको लाइक जो लोग जनरली बोलते हैं कि मुझे लॉस हो गया, मेरा पोजीशंस लिक्विडेट हो गई, तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो कैसे सॉल्व करनी है, वो सब कुछ इस रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आई वुड से, एक स्ट्रेटजी है कि प्रॉफिट बनाने से ज्यादा लॉस को बचाना, लिक्विडेशंस को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है फ्यूचर्स में। और अगर आपको वो स्ट्रेटजी प्ले करनी आती है तो आप कभी भी अपने अकाउंट को लिक्विडेट नहीं होने देंगे, एंड स्टिल आप वहां से कुछ अपनी लिविंग भी कमा सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स भी बना सकते हैं। एंड आज हम इसी चीज को लेके सीखेंगे स्वप्निल भाई से कि कैसे हम रिस्क मैनेज करें अपना फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, और कितना कैपिटल मुझे एलोकेट करना चाहिए सेफली, ताकि मैं इसमें से पैसा कमा सकूं और मैं पैसा गवा ना सकूं, ठीक है। तो मैं वेलकम करता हूं स्वप्निल भाई का। स्वप्निल भाई, वेलकम बैक अगेन। एंड लोगों ने थैंक काफी पसंद किया अभी तक पिछले एपिसोड्स को, काफी आपकी तारीफ भी कर रहे थे एंड काफी प्यार दिया लोगों ने, तो वेलकम बैक वंस अगेन। थैंक यू सो मच ओपिंदर। और होप कि सबको कुछ सीखने मिल रहा है, क्योंकि अभी जो मेरा अभी 9 साल का एक्सपीरियंस है जो ट्रेडिंग में है, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कि मैं आपको जो भी है एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें बताऊं, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें तो सारी इंटरनेट पे पढ़ी है, लेकिन जो एक्सपीरियंस की बात है वो मैं आपके साथ शेयर करने का ट्राई करता हूँ। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर इन्वाइटिंग मी। और चलो, आज का टॉपिक आपने सही बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज तो बहुत बड़ी, करोड़ों स्ट्रेटेजीज है मार्केट में, है ना। और सारी स्ट्रेटेजीज बुरी है या अच्छी है ऐसा नहीं होता है। मोस्टली कोई भी स्ट्रेटेजी है उसका जो अप्रोक्सीमेटली 50, 60, 70% अगर विन रेट है, लेकिन आप उसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ, सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ करोगे तो वो आपका अच्छा विन रेट देती है, और वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट पे ही अपना पूरा आज का फोकस होगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। तो आपने पूछा कि रिस्क मैनेजमेंट में जैसे साइज है, पोजीशन साइज है, ये सारी चीजें जैसे हम एक एक करके टच करेंगे और उनकी डिटेल में भी आज जाने वाले, ओके। तो हाँ, ये यहाँ पे सही चीज है कि फ्यूचर जो है ना वो डेंजरस नहीं है। काफी लोग डरते हैं कि यार स्पॉट के ऊपर चलो ठीक है, लेकिन फ्यूचर्स में ना आपको लेवरेज की वजह से ज्यादा थोड़ा सा रिस्क अगर बढ़ाए तो हमें आउटपुट भी उतना मिलता है। मतलब थोड़ा सा रिस्क लेकर अगर हम अच्छा रिटर्न मिलने वाले तो फ्यूचर्स को प्रेफरेंस देना चाहिए। बस रिस्क मैनेजमेंट अगर उसके साथ करें तो दैट इज द की, ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि रिस्क मैनेजमेंट अगर आप सही करते हो तो मैं मोस्टली 70% जो वेटेज है रिस्क मैनेजमेंट को देता हूँ, 30% जो है आपका टेक्निकल है। अब आप पूछोगे इसमें साइकोलॉजिकल पार्ट नहीं इन्वॉल्व किया, ये नहीं किया, देखो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सही से करोगे
तो 90% प्रॉब्लम्स आपके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है, जो ओवर ट्रेडिंग है, ये है वो सारा अपने आप फिल्टर हो जाता है, ठीक है। तो 70% अगर रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे तो साइकोलॉजिकली इमोशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ट्रेड कर पाते हो। बाकी फिर टेक्निकल 30% आपको वैसे भी बाकी अच्छे एंट्री तो वो फिल्टर आउट करके देता ही है, ठीक है। तो मैं इसको 3 पार्ट्स में वैसे देखता हूँ कि 3 एनिमीज है मोस्टली जो रिस्क मैनेजमेंट में हम कवर करेंगे, जो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। और ये अगर 3 एनिमीज को हम टैकल करेंगे तो मोस्टली रिस्क मैनेजमेंट अपना सारा कवर हो जाता है, ओके। सबसे पहला पोजीशन साइज। काफी लोग ओवर पोजीशन करते हैं। जैसे अभी 10 ट्रेड अगर मैंने लिए हैं, तो अगर मैं समझ लो कभी मैंने $100 का ट्रेड लिया, उसमें मुझे बहुत प्रॉफिट हो गया और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो सेकंड ट्रेड मैंने $200 का लिया, तीसरा ट्रेड $300 का लिया। तो अगर मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में चौथा ट्रेड 400 का मेरा नॉमिनल पोजीशन साइज है, लेकिन मैंने $2000 का ट्रेड ले लिया, तो चांसेस ये है कि ज्यादा पोजीशन की वजह से पिछले 3 प्रॉफिट भी आप गवा सकते हो और सिंगल ट्रेड जो है आपका बड़ा लॉस भी दे सकता है, क्योंकि हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है ना 50, 60, 70% होगी मार्केट में। तो अगर आप सही पोजीशन साइज रखोगे तो आपको वो इशू नहीं होता है। तो वो हम आगे डिटेल में वैसे देखेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मैंने देखा है कि काफी लोग है ना इसको इग्नोर करते हैं, कि मैं भी 2015-16 में वैसा ही था कि क्या स्टॉप लॉस लगाना है, अपना तो गेम ही अलग है और हम ऐसे ही बने, ये इनबिल्ट है ना। तो ओवर कॉन्फिडेंस होता है जब आप नहीं आते मार्केट में। तो मेरे साथ भी यही था, लेकिन मार्केट आपको हम्बल कर देता है धीरे धीरे सिखाकर, और जब आप रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस स्टार्ट करते हो करना, तो आपको ये सारी चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस पे आज हमारा फोकस होगा और वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो स्टॉप लॉस ये है ना सीट बेल्ट की तरह है। आप 40 साल से गाड़ी चला रहे हो, अभी तक आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन एक ही दिन आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, एक ही दिन बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर आपने सीट बेल्ट लगाया है तो 40 साल का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको काम आ सकता है, ओके। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में अगर वो नहीं करेंगे तो रोड इज लाइक मार्केट, रैंडम है ना, कहीं से भी कोई भी कार आ सकती है। लेकिन आप अगर प्रिपेयर्ड हो, अपना रिस्क मैनेजमेंट अगर हम करके चल रहे, तो हमें उसकी तकलीफ होती नहीं है, चाहे वो 10 अक्टूबर जैसा क्रैश भी आ जाए जो बड़ा सा 70% डीप था, ऐसी काफी चीजें होती है, ओके। तो वो हम डिस्कस करेंगे वैसे। और इमोशनल पार्ट भी है रिस्क मैनेजमेंट में, कि अगर हम कुछ साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स है, ओवर ट्रेडिंग रोक दें, कुछ चीजें करें, तो वो सारा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 3 एनिमीज की तरह वैसे देखेंगे और वो सारा हम आगे डिस्कस करें, ठीक है। तो अगर मैं इसमें आपसे ये पूछूं कि ये आपके 3 एनिमीज हैं, राइट? तो इन 3 एनिमीज को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? व्हाट इज द वे टू डू दैट? ठीक है, तो मैं एक एक करके जाता हूँ ताकि हम डिटेल में उसको डिस्कस कर पाएंगे, फाइन। तो देखो क्या है कि सबसे पहला है पोजीशन है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप क्लीन ट्रेड प्रॉफिट में हो, लेकिन आपने छोटा पोजीशन लिया या रैंडम पोजीशन लिया, एक ही बड़ा ट्रेड कॉन्फिडेंस में ले लिया और वही लॉस में गया, तो वो आपको बड़ा ड्रॉडाउन भी दे सकता है। और कैसा है कि अगर आप 50% लॉस करते हो तो आपको 100% प्रॉफिट बनाना पड़ता है वो रिकवरी के लिए। तो रिकवरी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो अगर आप $100 का लॉस करते हो, आपको $200 का प्रॉफिट चाहिए होता है वो रिकवर करने के लिए, ऑन मैथमेटिकली आप करके देख सकते हो उसको, ठीक है। तो इसको अगर पहले से कंट्रोल करें, पोजीशन साइज जो है उसको पहले से कंट्रोल करेंगे, तो मुझे पता है कि मुझे कितना लॉस होने वाला है एक ट्रेड में। तो वो अगर डिफाइन है, तो साइकोलॉजिकल आप समझो कैसे ये काम करता है कि अगर मैं अनसर्टन रोड है कि मुझे पता ही नहीं आगे अंधेरा है क्या है, तो मुझे डर होगा। लेकिन मुझे अगर कॉन्फिडेंटली पता है कि मैं रोज इस रास्ते से जाता हूँ, मुझे पता है इसके बाद ये टर्न है वो टर्न, तो आप आंखें बंद करके भी जा सकते हो। तो वैसा ही है यहाँ पे, अगर हम सही पोजीशन साइज पहले से प्लान करेंगे तो लॉसेस पहले से प्लान करते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला दे दूंगा यहाँ पे, जिसकी हेल्प से आप वो अचीव कर पाओगे, ठीक है, यूजर्स को। तो मैं इसको काफी साल से कर रहा हूँ ऐसे। अब पोजीशन साइज का एक एग्जांपल यहाँ पे ले लो। तो पोजीशन साइज का बेसिक फॉर्मूला है कि पोजीशन साइज इज इक्वल टू जो आपका रिस्क पर ट्रेड होता है, आरपीटी नाम की एक चीज होती है, रिस्क पर ट्रेड, कि एक ट्रेड में आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। अब कितना लेना है वो आगे मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। और उसको डिवाइड अगर करेंगे स्टॉप लॉस से, क्योंकि देखो स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी वाइज बदलता है, स्टॉप लॉस टाइम फ्रेम वाइज बदलता है, तो सारी चीजें यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वेरी हो सकता है मार्केट में, जैसे हम सेटअप बना रहे, ट्रेड बना रहे, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला अपना सेम रहेगा। तो इसके बाद अगर मेरे अकाउंट में समझ लो 1000 यूएसडीटी है, तो ये मेरा कैपिटल है जो मुझे रिजर्व करना है, जिसके ऊपर मुझे प्रॉफिट बनाना है, और यही मेरा मेन बिजनेस है जो मुझे आगे लेकर जाएगा ट्रेडिंग में, ठीक है। तो 1000 यूएसडीटी अगर आपका बैलेंस है, तो मोस्टली मैं ऐसे प्लान करता हूँ कि 2 to 5% आपको मैक्स रिस्क लेना है पर ट्रेड, ठीक है। तो आरपीटी मतलब क्या है, रिस्क पर ट्रेड। तो जनरली ऐसा है कि आप 2 to 5% के बीच में अपना हर एक ट्रेड में रिस्क ले सकते हो। इसका फायदा क्या समझ लो, अगर आपको समझ लो $1000 का अकाउंट है आपके पास, तो आप उसको अगर मैनेजमेंट से नहीं करोगे तो आप उसको 2 ट्रेड में भी गवा सकते हो, एक में भी ब्लॉक कर सकते हो, 10 में भी कर सकते हो, है ना। तो अगर उसको मैथमेटिकली टैकल करेंगे तो समझ लो 1% अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो मेरा पूरा अकाउंट खाली होने तक मुझे 100 अटेम्प्ट्स मिल जाए, ओके, इट इज अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो 100 ट्रेड्स जब मेरे लॉस में जाएंगे 1% मैथमेटिकली 100 नहीं मिलते, 90-95 कुछ है, लेकिन ठीक है आपको चांसेस ज्यादा मिल जाए, है ना। तो जितने ज्यादा चांसेस उतने अगर हम विनर्स बड़े रखेंगे, लूजर्स को छोटा रखेंगे, तो अल्टीमेटली अपना जो नेट पीएनएल है वो प्लस ही होगा, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे एम है। तो जनरली 2 to 5% ऑफ योर अकाउंट बैलेंस रखना चाहिए। तो
यहाँ पे अगर हम 2% करेंगे $1000 के अकाउंटिंग, तो हर ट्रेड में मुझे $20 तक मैक्स लॉस प्लान करना है, ठीक है। इसके ऊपर आपका लॉस जाना नहीं चाहिए हर एक ट्रेड में। अब उसको कैसे करना है अचीव, तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे जब आप अगर 20 USDT प्लान कर रहे हो, रिस्क पर ट्रेड मेरा कितना हो गया, 20 हो गया। ऐसे हर एक का अलग हो सकता है, किसी के अकाउंट में $10,000 है, किसी के पास 500 है, किसी के पास 100 है, तो वो अपना उसके अकॉर्डिंग फिर 2 to 5% तक रखेगा, तो उसको वो वैल्यू मिल जाएगा अपना अपना आरपीटी, रिस्क पर ट्रेड। उसको कैसे डिवाइड करना है, स्टॉप लॉस से। समझ लो अगर मेरा स्टॉप लॉस 3% है, तो मैं उसको 0.03 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। अगर मेरा स्टॉप लॉस 4% है तो 0.04, अगर मेरा स्टॉप लॉस 1% है तो 0.01, अगर मेरा स्टॉप लॉस 0.5% है तो आपको बस यहाँ पे 0.005 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आपका स्टॉप लॉस है उसको 100 से डिवाइड करो तो आपको वैसे वैल्यू मिल जाएगा। तो 3 है तो 3 को डिवाइड करोगे 100 से, तो 0.01 ऐसे आता है। तो फटाक से अगर मैं कैलकुलेटर यहाँ पे खोलूंगा तो सिंपल मैथमेटिक्स है, क्योंकि ट्रेडिंग मोस्टली मैथमेटिक्स से ही चलता है। तो 20 अगर मैं 0.03 से डिवाइड करूंगा तो देखो 666 यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो अभी मैं ट्रेड ले रहा हूँ जहाँ पे मेरा 3% स्टॉप लॉस है, मुझे $666 का ही वहां पे पोजीशन लेना है, ओके। इसका फायदा ये है कि जब मैं $666 का पोजीशन लेता हूँ और अगर मार्केट मेरा 3% तक का जो स्टॉप लॉस मेरा कैलकुलेटेड है वहां तक जाता है हिट करने के लिए, तो मुझे $20 का ही लॉस होता है, ठीक है। तो ये फायदा होता है कि अगर आप पहले से चीजों को प्लान करोगे, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, आप करके देख सकते हो, प्रैक्टिकली करोगे तो, नहीं तो वीडियो पीछे जाके थोड़ा सा देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये सबसे पहला मेथड है जो आप फॉलो कर सकते हो, ओके। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके 50% लॉसेस आई थिंक जो ड्रॉ डाउन है, लिक्विडेशन है, वो कम कर देगा। इसके बाद जैसे ट्राई करो और आप चाहे तो कमेंट में फीडबैक भी दे सकते हो, ओके। इसके बाद और एक मेथड मैं आपको बताऊंगा जो आपका मोस्टली एक जो लिक्विडेशन है, ये सारी चीजें वो अपना टैकल करेगा, ठीक है। जो पोजीशन साइज का इशू है उसमें और एक मेथड मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। तो जनरल रूल है, ये मेथड नहीं है लेकिन रूल है। तो पहला तो हमने पोजीशन साइज कैलकुलेशन देख लिया कैसे वो कैलकुलेट करना है। अब ये एक रूल याद रखो, मोस्टली लोग लिक्विडेट किए होते हैं। देखो लिक्विडेशन ये क्या है, इसको पहले मैकेनिज्म को अगर हम समझे शॉर्ट में, तो अगर जितना मार्जिन आप मार्केट में रख रहे हो, अगर उससे बड़ा आपका लॉस होता है उस पोजीशन में, या फिर अगर क्रॉस है आइसोलेटेड उसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट मार्जिन नहीं है क्रॉस के केस में, वॉलेट बैलेंस में, और आइसोलेटेड के केस में अपना जो पोजीशन मार्जिन है वो, तो सफिशिएंट मार्जिन नहीं होने की वजह से आपका लिक्विडेशन होता है। तो एक सिंपल मैथमेटिक्स ये बोलता है कि अगर आप ज्यादा लेवरेज लोगे तो आपका मार्जिन कम सेट होगा। अगर आप आइसोलेटेड कर रहे हो, ज्यादा मार्जिन के केस में कम मार्जिन, ज्यादा लेवरेज के केस में कम मार्जिन सेट होगा। और इन सब केसेस ऐसे भी होता है कि कई बार हम ज्यादा पोजीशंस ओपन कर लेते हैं, क्रॉस मार्जिन कर रहे हैं और हम ज्यादा पोजीशन हमने ले ली, तीन पोजीशन 4 पोजीशन अगर रनिंग पोजीशन है, और सारी ही अगर कुछ लॉस में चली गई या फिर 10 अक्टूबर जैसा क्रैश आ गया, तो इन दैट केस फिर वो मार्जिन सफिशिएंट नहीं पड़ता और फिर लिक्विडेशन होता है, ओके। तो ये इससे बचने के लिए एक थंब रूल मैं आपको देता हूँ कि मोस्टली 5x के ऊपर मत जाओ, ठीक है। आइसोलेटेड के केस में 5x के ऊपर मत जाओ, मार्जिन आपका 5x के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये एक हम रूल बना लो, उससे भी आपके कई लॉसेस पहले बंद हो जाएंगे। दूसरा आप ये कर सकते हो, अगर आप क्रॉस मार्जिन यूज कर रहे हो तो इन दैट केस आप उतनी ही पोजीशन ओपन करो पैरेलली, मतलब रिस्क पर ट्रेड तो मैंने बताया कि $20 आपका रिस्क पर ट्रेड है, वैसे उससे आप कंट्रोल करके तो वैसे भी पोजीशन आपकी कम होगी और रिस्क कम हो जाएगा। फिर भी अगर आप ज्यादा पोजीशन लेते हो क्रॉस मार्जिन में, तो इन दैट केस आपको सफिशिएंट मार्जिन वहां पे रखना चाहिए। तो लेवरेज कम रखेंगे तो वैसे पोजीशन अपनी जो है ना कम पोजीशन रखेंगे, तो क्रॉस मार्जिन के केस में आप वो अवॉइड, लिक्विडेशन अवॉइड कर सकते हो, वो अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो ये दोनों रूल याद रखना, आइसोलेटेड केस में 5x तक मैक्स रखो, उसके ऊपर मत जाओ, और क्रॉस के केस में आप कम पोजीशन रखो, तो आपको जो ना लिक्विडेशन कंट्रोल में होगा, उससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद और एक एनिमी है कि कई लोग बोलते हैं कि सर मैंने पहला रूल भी फॉलो किया, पोजीशन साइज कैलकुलेट किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरा लिक्विडेशन हो गया। अब मैंने आपको और एक चीज बताई कि रिस्क पर ट्रेड हमने तो कैलकुलेट किया, लेकिन रिस्क पर डे भी आपको कैलकुलेट करना है। अब इसका फायदा क्या समझ लो, कई बार क्या होता है कि मार्केट अचानक से इवेंट्स के आसपास वोलाटाइल होता है, इवेंट्स नहीं है तो फिर क्रिप्टो मार्केट थोड़ा कम वोलाटाइल होता है। तो समझ लो ऐसा अगर दिन है, आज इवेंट है, एफओएमसी है, सीपीआई है, कुछ भी इवेंट है ना, इन दैट केस अगर आप ट्रेड कर रहे हो और अचानक से आपको अगर जैसे 2-3 लॉसेस हो गए, तो आप क्या करते हो, एग्रेसिवली ट्रेड करते हो और फिर रिकवरी के पीछे लगते हो, है ना। तो ये गलतियां मैं भी पहले कर चुका हूँ, बहुत पहले। लेकिन क्या होता है कि अगर हम खुद पे लिमिट नहीं लगाएंगे ना, तो यहाँ पे फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, वो एक हम उस फेज में चले जाते हैं, फिर ओवर ट्रेडिंग हो गया, ग्रिड आ गया, वो फेज आ गया। तो ये जो है ना, मैंने पहले बताया कि अगर आप खुद पे टैकल करोगे, ये सारी चीजें पहले से कंट्रोल करोगे, तो इमोशंस ये वो सारी चीजें मैटर नहीं करती है ना, हम रोबोट बन जाएंगे उस केस में। तो इसलिए एल्गोरिथम ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि हम जब मैन्युअली ट्रेड करते हैं ना, थोड़ा सा हम उसमें इमोशनल पार्ट लाते हैं। तो और एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आप रिस्क पर डे भी कैलकुलेट करके रखोगे, मतलब क्या है कि समझ लो मेरा रिस्क पर डे $20 है, लेकिन मैंने ये भी कैलकुलेट किया कि आज मैं जो भी मेरा पूरा दिन होता है उसमें जो भी मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ या जो भी स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरा रिस्क पर डे डिफाइन है
कि पूरे ही दिन में अगर मुझे 3 लॉसेस कॉन्जिक्यूटिव मिल जाए या फिर बड़े 3 लॉसेस हो जाए, मतलब 20 पिछले एक एग्जांपल लेंगे तो $60 का अगर मेरा पूरा डे का लॉस चला जाए तो मैं सिस्टम बंद कर दूंगा, ठीक है, मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। तो ये होता है आपका रिस्क पर डे। ओके, तो आपको एक पहले आपका रिस्क पर डे भी डिफाइन करना है। अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो फिर, लेकिन कुछ ना कुछ कैपिंग रखो, मतलब 1000 USDT का अगर कैपिटल है उसमें से अगर आप रिस्क पर डे 60 रख रहे हो तो ठीक है, लेकिन 100 का भी रख रहे हो, 100 USDT के ऊपर मैं लॉस नहीं लूंगा एक दिन में, तो भी बाकी जो है ना रिकवरी हो जाती है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि $60 लॉस होता है तो $120 लगते हैं आपको, मतलब परसेंटेज वाइज ज्यादा लगते हैं रिकवरी करने के लिए, उतना प्रॉफिट आपको ज्यादा लगता है। सो इसलिए रिस्क पर डे डिफाइन करो। मोस्टली रिस्क पर डे जो है वो 5%, 10% के आसपास रख सकते हो, मैक्स रखना है तो 5-6% काफी है। तो रिस्क पर डे आपका एक डिफाइन चाहिए। ये दोनों चीजें भी आप करोगे ना, तो इसकी वजह से आपके जो है ना 90% साइकोलॉजिकल इशू, जो भी रिस्क मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स है, सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, स्वप्निल भाई, ये तो ठीक है जो आपने अभी तक बताया, सब कुछ आपने रिस्क भी बता दिया कि मुझे कितना कैलकुलेट करना है, फिर आपने ये भी बता दिया कि मुझे लेवरेज एक्सपोजर कितना रखना है, ठीक है, आइसोलेटेड के हिसाब से या क्रॉस मार्जिन मोड के हिसाब से। लेकिन अभी आपको जैसे पता होगा कि अक्टूबर 10 को जो क्रैश देखने को मिला, रिटेल तो क्या, बड़े बड़े फंड्स भी लिक्विडेट हुए हैं ऐसे सिनेरियो में। तो आपने जो यहाँ पे पोजीशन साइज का जो रूल बताया है, लेवरेज का जो रूल बताया है, रिस्क का जो रूल बताया है, क्या वो वैलिड है स्टिल? आपको नहीं लगता कि ऐसे केसेस में स्टिल हमारे जैसे ट्रेडर्स जो है वो स्टिल लिक्विडेट हो जाते हैं? और लेट्स से अगर आप तो उस और ऐसे भी सिनेरियोस देखने को मिले कि स्टॉप लॉसेस भी इनफैक्ट काम नहीं किए कई एक्सचेंजेस में, तो ऐसे सिनेरियोस में जिनके लॉन्ग खुले हुए थे, स्टॉप लॉसेस थे, स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुए, ठीक है, डिस्पाइट की बड़ी बड़ी विक्स बनी। तो इस ऐसे केसेस में आप क्या यहाँ पे सुझाव दोगे? ठीक है। तो देखो मोस्टली कैसा है कि अभी हमें 2 ऑप्शन तो दिए है एक्सचेंजेस ने, कि जैसे ब्लॉकफिन पे है, क्रॉस भी है, आइसोलेटेड भी है। ओके, तो कैसा है कि मार्केट तो अनप्रेडिक्टेबल है, हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, काफी चीजें अनसर्टन होती है। तो इन दैट केस, इस केस में मोस्टली अगर आइसोलेटेड आप यूज करोगे तो मार्जिन जैसे कम होता है, तो वहां पे थोड़े से कम चांसेस है आपके कि आपका अकाउंट बैलेंस जो है वो लिक्विडेट होगा। क्योंकि देखो ऐसे क्राइसिस मैंने 2019 में भी देखे हैं, 2018 में भी देखे हैं, 22 में भी, जैसे लूना क्रैश आया, FTX आया, तब भी ऐसे क्राइसिस आए। तो दे आर गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। ओके, तो वो अनसर्टन है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप आइसोलेटेड की तरफ थोड़ा सा करोगे, पोजीशन साइज और पोजीशंस लोगे, और उस केस में अगर आप वैसे करोगे तो आपका थोड़ा सा रिस्क मैनेज हो सकता है। सेकंड चीज है स्टॉप लॉस, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। जैसे आपने वो भी बताया कि स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, तो इन दैट केस मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि ये जो सारे मैथमेटिकल मैकेनिज्म्स है, अगर हम जगह पे रखेंगे, जैसे रिस्क पर डे है, प्लस आइसोलेटेड यूज किया, प्लस डिफाइन किया कि आज मैं इतना लॉस लूंगा, ये सारी चीजें थोड़ा करोगे तो कहीं ना कहीं 99% तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। 1% जो है कभी वो एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन ब्लॉकफिन जैसे एक्सचेंज है कि वहां पे अच्छा लिक्विडिटी है, तो उस केस में वो दिक्कत आती तो नहीं चाहिए। ओके, तो ये 2-3 चीजें आप कर सकते तो वो 1% भी अगर लेट्स से चांस है ना, वो, लेकिन आई वुड से जो 1% रिस्क है, उस 1% रिस्क में लोगों का लाइफ सेविंग्स कई बार उड़ जाता है इस चक्कर में। तो यहाँ पे आप क्या राय दोगे कि वो 1% का भी केस ना बने? तो उस केस में आप जो है क्या यहाँ पे सजेशन दोगे? स्विच टू आइसोलेटेड। स्विच टू आइसोलेटेड। इन दैट केस थोड़ा टेक्निकल फिर आपको स्ट्रांग लगेगा, क्योंकि जैसे स्टॉप लॉस हंट होता है, वो भी सारी चीजें होती है, तो आपको थोड़ा सा उसमें एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन वो आपके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म बन सकता है इन सच केसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्टॉप लॉस पे, कि स्टॉप लॉस हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है और टेक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, वो बताइए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काफी लोग बोलते हैं कि स्टॉप लॉस हंट करता है मार्केट, मेरी पोजीशंस लेने के लिए आता है, मेरे स्टॉप लॉस हंट करने के लिए आता है, ऐसे काफी लोगों को मेरे दिमाग साथ में तो बहुत बार कंसेप्ट होता है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि मैं जहाँ पे स्टॉप लॉस रखता हूँ वहीं पे क्यों मार्केट होता है ना। तो ठीक है, वो होना ही है, क्योंकि मार्केट में इतना मार्केट मूव करते रहता है अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे, कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी होती है, इवेंट्स होते हैं, इवेंट के दिन तो मोस्टली होना ही है। तो चलो ठीक है, एक बेसिक अगर हम मैकेनिज्म या फ्रेमवर्क रखेंगे स्टॉप लॉस के लिए, कुछ लॉजिक्स मैं आपको बताता हूँ, वो आप यूज करो तो आपका थोड़े चांसेस है कि वो हिट नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो स्टॉप लॉस, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि स्टॉप लॉस जो है ना, मैंने बताया ऑलरेडी, सीट बेल्ट की तरह हमेशा लगता नहीं है। 10 ट्रेड आप लोगे ना, 10 में से 9 ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगता है। स्टॉप लॉस आपको बस 10वें ट्रेड पे लगता है, जो आपका पूरा अकाउंट खाली करने के लिए आता है। ठीक है, जैसे 10 अक्टूबर का क्रैश है, या फिर कभी आप ओवर लेवरेज हो और कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो, उस केस में वो 10वां ट्रेड है ना आपका, सब जो लेके जाता है वो आपको स्टॉप लॉस उस केस में बचाता है। ठीक है, तो 10 ट्रेड में से आपको 9 बार स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, एक ही बार लगता है। तो इट इज जस्ट लाइक सीट बेल्ट, लेकिन लगाना है 10 से 10 ट्रेड में लगाओगे तो कोई इशू नहीं है। बाकी कहाँ पे लगाना है वो थोड़े से मैं आपको लॉजिक दे देता हूँ, जितना मैं मार्केट को जानता हूँ। कभी मेरे स्टॉप लॉस हंट पहले होते थे, अभी वैसे होते नहीं, क्योंकि मैं मोस्टली सही जगह पे उसको प्लेसमेंट करता हूँ। तो कुछ मेरे लॉजिक्स मैं आपको बताता हूँ, वैसे आप फिर वहां पे रख सकते हो। ओके, सबसे पहला तो है स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है, ये एक बेसिक पॉइंट है, काफी लोग प्राइस एक्शन जानते ही है, वैसे आगे के पार्ट्स में मैं आपको डिटेल में हम प्राइस एक्शन वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये मार्केट कैसे चलता है, ऊपर नीचे करता है अगर डाउन ट्रेंड है ना, और अप ट्रेंड में जा रहा है तो
जैसे ऊपर नीचे करके चलता है। तो कई बार ऐसे बोला जाता है कि मेरे स्टॉप लॉस हंट होते हैं, लेकिन अगर ट्रेंड है मार्केट ट्रेंडिंग है, इन दैट केस अगर ये जो इसको प्राइस स्ट्रक्चर बोलते हैं, मतलब पहले लो बनता है, फिर हाई बनता है, फिर हायर लो बनता है, फिर हायर हाई बनता है, ये हाई ब्रेक किया तो हायर हाई बनता है ऐसे। तो इन दैट केस अगर मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है ना, तो इतना नीचे तो नहीं आएगा मार्केट कि आपका वो स्टॉप लॉस हंट करने के लिए आएगा। तो एक स्ट्रक्चर ब्रेक का मतलब मीनिंग क्या होता है कि ये जो स्विंग लॉस है ना, एटलीस्ट उसके नीचे आप रख सकते हो, जो भी आप ट्रेंड में आप अगर ट्रेड ले रहे हो। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो पहले जो है हाई बनता है, उसके बाद लोअर हाई बनता है, उसके बाद अगर ट्रेड लोगे तो जो भी प्रीवियस स्विंग हाईज है वहां पे स्टॉप लॉस अगर ट्रेल करेंगे, स्ट्रक्चर ब्रेक के चांसेस यहाँ पे, तो आप एटलीस्ट ट्रेंड पूरा राइट कर लेते हो। ओके, दूसरी एक चीज है इनवैलिड लेवल। इनवैलिड लेवल मतलब क्या है कि काफी लेवल्स है जो आपके ट्रेंड को इनवैलिड कर दी थी। एग्जांपल के लिए समझ लो अभी ये जैसे डाउन ट्रेंड है, ओके, डाउन ट्रेंड है तो फिर मुझे एक चीज पता है कि अगर ये ऊपर जाना है इसको यहाँ से, तो ये हाई ब्रेक करने के बाद मोस्टली ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इन दैट केस इतना नीचे तो आएगा नहीं कि उसको पूरा ये लो ब्रेक करेगा, स्ट्रक्चर चेंज करेगा, तो ये होती इनवैलिड लेवल। ओके, इसके नीचे मोस्टली ये ट्रेंड ही इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ हो रहा है कि मार्केट आपका अगर कभी-कभी क्या थी, मैंने एक देखा है कि 60% ऑफ द टाइम्स मार्केट नॉन ट्रेंडिंग होता है या रेंजिंग होता है, ओके। तो 40% ऑफ द टाइम्स वो ट्रेंडिंग होगा, तो आइदर वहाँ पे अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो ही उसको ट्रेड करना चाहिए, पहला थंब रूल। अगर वो रेंजिंग मार्केट है, जैसे मार्केट कुछ भी कर रहा है, बीटीसी जैसे रिसेंटली 6 हफ्तों तक रेंज कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपको फिर लो टाइम फ्रेम पे फिर ट्रेड करना चाहिए इन दैट केस, क्योंकि ट्रेंड अगर नहीं है मार्केट में तो मोस्टली आपको दिक्कत आएगी। तो इनवैलिड लेवल वही होती है मोस्टली, स्विंग हाई स्विंग लोस के नीचे, उसके बाद मार्केट उससे ज्यादा कुछ करता नहीं है। और एक गलती में देखा मैंने लोगों को कि कुछ स्ट्रेटेजीज है जिसमें वो है ना फिक्स परसेंट रखते हैं कि जो है ना 1% का स्टॉप लॉस रख लिया, 2% रख लिया। ये सबसे पहले बंद करना चाहिए, क्योंकि हम क्रिप्टो को ट्रेड करें जो मोस्ट ऑफ द वोलेटाइल एसेट है दुनिया की। ओके, वी आर नॉट ट्रेडिंग गोल्ड या स्टॉक्स को, स्टॉक्स भी चलो थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिव, लेकिन गोल्ड या ऐसे एसेट नहीं है कि जो एटलीस्ट ना ज्यादा वॉल्यूम से ट्रेड होते हैं, तो मैनिपुलेशन नहीं है। आप अल्ट को अगर ट्रेड करोगे ना तो उसमें आपको ये दिक्कत आने वाली। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास यह है कि फिक्स परसेंटेज मत रखो। जो टेक्निकल लेवल है, वैसे आगे हम टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट लेंगे तो उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, तो तब हम उसको डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो स्विंग हाइज है, स्विंग लोज है, इसके बाहर अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे तो मोस्टली आप रेंज के बाहर या इनवैलिड पॉइंट पे रखते हो, तो वो आपके इनवैलिड पॉइंट्स है। ये मत डरो कि 1% लेके जाएगा, 2% लेके जाएगा। अगर आप पोजीशन से पहले से कैलकुलेट करते हो तो ये आपका स्टॉप लॉस अगर डिफाइन है, तो ये पोजीशन साइज ही उतना लो कि आपको इसमें $20 का ही लॉस होगा, तो वो आपका बच जाता है। फिर आप सोचोगे इतने ऊपर लगाना है, ये तो $20 के जाने ही वाले वैसे भी, तो थोड़ा इनवैलिड पॉइंट पे लगाएंगे तो बेटर है, ठीक है। तो वो हमेशा काम करता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 9 साल से कर रहा हूँ, तो आई नो इट वर्क्स, और क्रिप्टो में तो और ज्यादा ये काम का है, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है कि अवॉइड एसएल क्लोज टू एंट्री। जो एसएल हंटिंग होता है मोस्टली, वो क्या क्या होता है कि काफी लोग जो ना बहुत ही क्लोज स्टॉप लॉस लगाते हैं। मतलब वो क्या होता है कि ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पार्ट है कि मार्केट देखो यहाँ पे लो बनाया, थोड़ा सा हाई बनाया, तो लोग यहाँ पे लॉन्ग कर देते हैं। थोड़ा सा मार्केट नीचे आ गया ना, आप इसको एग्जिट कर देते हो, ओके, डर के लोग इसको एग्जिट करते हैं, क्योंकि ये आपके पास कैसा है कि स्ट्रेटेजी अगर नहीं है, आप थोड़ा सा मार्केट में अनसर्टेन हो, तो ये प्रॉब्लम आपको आने वाली, ओके। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है या जिनको पता है वो क्या कर रहे हैं, तो मोस्टली उनके जो स्टॉप लॉस है वो ऐसी जगह पे होते हैं कि अगर यहाँ से लॉन्ग कर रहे हैं तो फिर ये पॉइंट अच्छा है कि यहाँ पे हम एटलीस्ट स्टॉप लॉस रहेंगे तो हंट नहीं होगा, ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन आप अगर बहुत ही क्लोज स्टॉप लॉस लगाओगे कि थोड़ा सा स्विंग हाई बन गया मैं लगा लो, तो वो खा जाएगा, ओके। तो ये सबसे पहले जो ना आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या कोई आपका एक बैक टेस्टेड ये चाहिए स्ट्रेटेजी, जिसमें ये सारे जो है ना पॉइंट्स अवॉइड हो जाएंगे। और एसएल हंट तो होना ही है, और कई बार तो ऐसी स्ट्रेटेजी बनती है कि लिक्विडिटी हंट होने के बाद हम यहाँ पे लॉन्ग करते हैं, तो उसमें वो विन रेट भी ज्यादा होता है। तो ऐसे अगर थोड़ा एडवांस स्ट्रेटेजी आप कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है, लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, तो आप वहाँ पे फिर से और एक ट्रेड भी ले सकते हो। तो वो टेक्निकल है थोड़ा, लेकिन एक्सपीरियंस से आप वो समझ जाओगे, ठीक है। तो एक बेसिक कुछ पॉइंट्स आप स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो लगाते वक्त। हाँ, लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें हम ये कैसे डिसाइड करें कि जब मैं पोजीशन ले रहा हूँ, है ना, चाहे मैं लेट्स से अभी जैसे इस पॉइंट पे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी बीटीसी जो है वो 94,000 से अभी 89,900 के आसपास अभी घूम रहा है, तो काफी गिर गया है अगर देखा जाए तो जो आपने अभी ये स्विंग हाई स्विंग लो वाला जो आप एग्जांपल दिया था, इसमें उसने एक तरह से हायर लो क्रिएट किया है, ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में, मे बी 4 आवर चार्ट। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे एक लॉन्ग बन रहा है ना, तो मैं कहता हूँ कि ये एक अभी पॉइंट है जहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग सेटअप बन रहा है, बट इसके साथ अगर इसको सपोर्ट एरिया ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट जो नीचे एक सपोर्ट जोन रहेगा वो 87K के आसपास रहेगा, लेट्स टेक दैट, यू नो, दैट वे। तो इस पे मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कितना मेरा स्टॉप लॉस, क्योंकि जनरली ऐसे केसेस में वो 89.5 तक भी खींच सकता है, वो खींचने को 89K तक भी खींच सकता है,
तो मैं कैसे डिसाइड करूँ कि कितना परसेंट मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, और लाइक एंड देन मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मेरा ये लेट्स से अगर मैंने 88.9 के मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, ये सोच के कि चलो मेरा जो अगर 89 के आता भी है और 89 के को थोड़ा सा नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करता भी है, तो लेकिन उस केस में फिर वो 88.9 और 87.5 ज्यादा डिफरेंस रह नहीं जाता है। तो फिर दिमाग में आता है कि मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे 88.9 के पे क्यों ही लगाऊं, है ना। तो ऐसे सिनेरियोज को कैसे हम जो है टैकल करें, बिकॉज ऐसे केसेस में बहुत सारी कंफ्यूजन लोगों को रहती है। ओके, गुड क्वेश्चन। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है और मैं समझता हूँ कि ये पेन क्या है। तो मोस्टली क्या है कि इसके दो आंसर्स है। सबसे पहले तो आपको है ना ये डिफाइन चाहिए कि ये जो मूवमेंट किया है बीटीसी ने, ये कौन सी टाइम फ्रेम का मूवमेंट है, ठीक है। तो इसके दो आंसर्स है। पहले तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस समझना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सी टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, ठीक है। अगर वो पता है आपको, फिर उस केस में आप फिर थोड़ा फिल्टर आउट करके नीचे आ सकते हो। अब आपका जो क्वेश्चन था कि जैसे बीटीसी यहाँ पे जो माइनर सा यहाँ पे गैप है वहां पे आया है, फिर वहां से स्टॉप लॉस हंट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप हायर टाइम फ्रेम देखोगे डेली के ऊपर, तो डेली के ऊपर जो है ना थोड़ा सा प्राइस सेक्शन में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा डिटेल में पैटर्न्स कैसे काम करते हैं। तो ये जो है ना बेसिकली अगर समझो रिटेस्ट है, यहाँ पे ये जो ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट किया था, दो लोज यहाँ पे बनाए हैं टेक्निकली। तो आंसर ये एक लो है, ये एक लो है। अगर यहाँ से एक फर्स्ट वेव बना है और अगर ये टेस्ट कर रहा है, अगर यहाँ से पुल बैक लेता है तो सबसे सेफ जोन यहाँ से आपको मिल जाएगा। इनकेस अगर यहाँ पे आप लेते हो एंट्री, तो ये स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत वैलिड होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो डेली टाइम फ्रेम के लो के नीचे चाहिए, स्विंग लो, क्योंकि ये जो पुल बैक है ये हायर लो जो है ये डेली टाइम फ्रेम का है। ओके, तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे आके भी स्टॉप लॉस हंट कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है। तो सिचुएशन वाइज है, मल्टी टाइम फ्रेम पे अगर आप पैटर्न को सही जान रहे हो तो इन दैट केस वो आपको हेल्प करेगा। इनकेस आपको लो टाइम फ्रेम पे जाना है कि मुझे यही पे एंट्री लेके शॉर्ट स्टॉप लॉस लगाना है, तो आपके लिए एक सोल्यूशन ये है कि आप लो टाइम फ्रेम पे ये हाई अगर क्रॉस करता है, क्योंकि ये रिसेंट हाई ये है, रिसेंट हाई ये है, अगर यहाँ से हायर लो बना के निकलता है तो आप फिर यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। इन दैट केस दी स्टॉप लॉस विल बी वैलिड फॉर लो टाइम फ्रेम। तो आपका पहले मल्टी टाइम फ्रेम पे डिफाइन चाहिए कि आपको पर्पस क्या है, जो आप लॉन्ग कर रहे हो डेली के अकॉर्डिंग कर रहे हो या इंट्राडे का कर रहे हो। इंट्राडे का कर रहे हो तो फिर आपके पास ये 1 आवर क्रॉस होने के बाद ही आपने एंट्री लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चांसेस है कि जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करेगा वो नीचे नीचे नए हाई बनाता ही जाएगा, मतलब लोज बनाता ही जाएगा। ऐसे वो एक है। दूसरा मल्टी टाइम फ्रेम अगर आप करोगे तो ये प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व हो जाएगी, और आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट, राइट। हाँ ठीक है, आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब टेक प्रॉफिट के बारे में बताइए कि टेक प्रॉफिट मैं कैसे चूज करूं। मे बी इसी एग्जांपल को आप जो आपने अभी समझाने की कोशिश करी थी, उस आइडिया से आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट आइडिया दे सकते हैं कि अगर मुझे अभी एंट्री लेनी है तो मैं टेक प्रॉफिट क्या रखूं, क्योंकि उस केस में वो उस जो डेली का, रेजिस्टेंस हाँ। जोन है, हाँ, उसके ऊपर भी जा सकता है, तभी वो और ऊपर जाएगा। तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मे बी मैं स्कैल्प ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक प्रॉफिट ट्राई करूं, या फिर मैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से टेक प्रॉफिट ट्राई करूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक प्रॉफिट। ओके, तो स्टॉप लॉस से ज्यादा मैं मानता हूँ टेक प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट, वी आर ट्रेडिंग इन रैंडम, जो मार्केट है ना वो रैंडम होता है, रोड्स की तरह, कि कहीं भी जैसे रोड पे हम ड्राइव कर रहे हैं, हम तो सही जा रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं कौन सी कार कहाँ से आएगी, क्या होगा रैंडमली, है ना। तो इसलिए मार्केट्स भी वैसे ही है कि आप सही टेक्निकली लॉन्ग कर रहे हो, चार्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हो, पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन वहाँ पे फंडामेंटली कुछ चेंज हो गया, वेनेजुएला पैटर्न हो गया, कुछ हो गया, तो वी डोंट नो कि मार्केट कभी भी टर्न हो सकता है, राइट। तो ऐसे टाइम पे अगर आपको सर्टेनिटी है कि यहाँ से अगर लॉन्ग है और आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है मार्केट, तो इन दैट केस अगर आप टेक प्रॉफिट ज्यादा लेते हो, जैसे 3 आवर का प्रॉफिट आपने लिया, मतलब स्टॉप लॉस के 3 टाइम्स अगर प्रॉफिट लेते हो, तो जैसे $20 का हमने आरपीटी डिफाइन किया, तो 3 ट्रेड अगर मेरे 20 के लॉस में जाते हैं $60 का, एक ही ट्रेड में अगर मैं $60 का प्रॉफिट बना लूँ ना, तो ये मेरे पीछे के तीनों ट्रेड का लॉस कवर करके देता है। तो एटलीस्ट मेरा नेट जो लॉस है ना वो कवर हो जाता है मार्केट में, एटलीस्ट मैं पीएल में पॉजिटिव रहता हूँ। ओके, तो टेक प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मार्केट दे रहा है कि मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि मार्केट अगर समुद्र की तरह दे रहा है तो बाल्टी लेके मत जाओ, ठीक है। तो अगर मार्केट बता रहा है कि मैं यहाँ से रन करने वाला हूँ बड़ा, तो बड़ा रन है तो फिर उसको राइड करेंगे तो वो सबसे बेस्ट होता है अपने लिए, ठीक है। तो टेक प्रॉफिट के कुछ मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ, कुछ रूल्स बताता हूँ, वैसे इंडिकेटर्स में वैसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर भी एक थंब रूल्स कुछ दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला है तो देखो, टेक प्रॉफिट में अगर आपको अनसर्टेनिटी है कि मुझे पार्शियल टेक प्रॉफिट भी एक ऑप्शन होता है। ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि तो हम किसी अल्टकॉइन में मैं लॉन्ग हूँ, ओके, मुझे लगता है वो अल्टकॉइन $10 तक जाएगा इन दैट केस, ठीक है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है उसको 100 तक जाना है, वो डिपेंड्स ऑन मार्केट। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने सही पोजीशन बनाई है स्पॉट के ऊपर या फ्यूचर्स के ऊपर, तो आप थोड़ा 50% प्रॉफिट वहां पे पार्शियल ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट आप ले रहे हो ना, यू डोंट नो कि ये पोजीशन कल आगे ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, वैसे टेक्निकली समझता है फिर भी मार्केट आर अनसर्टन। तो पार्शियल टेक प्रॉफिट क्या होता है कि अगर मैंने ट्रेड लिया है तो मैं 50% एटलीस्ट प्रॉफिट वहां से कहीं ना कहीं मेरा जो टेक प्रॉफिट है वहां पे बुक करूं, 50 to 70%। बचा हुआ ऑर्डर जो है ना मैं राइड अगर करूंगा, तो जितना मुझे अभी 60-50% मिल रहा है उससे डबल प्रॉफिट भी हो सकता है, अगर वो कॉइन जो 10 तक जाने वाला था वो 50 तक चला गया, ऐसा है। तो मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है। तो सबसे बेस्ट क्या होता है कि पार्शियल टेक प्रॉफिट हमेशा लिया करो, 70% बुक करो, 30% जो है आप बाकी राइड कर सकते हो।
बाकी भी टेक्निकली अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे वीकनेस लगा तो आप निकल सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप। दूसरा है फुल टेक प्रॉफिट। अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा पोजीशन लिया है और प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है, ये प्रॉफिट आपके पीछे के जो लॉसेस है वो कवर कर सकता है या आगे एटलीस्ट आपका पीएनएल पुश कर सकता है, तो फुल टेक प्रॉफिट लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन दैट केसेस अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप मतलब देखो आप रेजिस्टेंस डिफाइन करोगे, लेकिन मार्केट हो सकता है वो भी ब्रेक कर दे, या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वही रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन आके गिर भी सकता है। तो पार्शियल करेंगे तो बेस्ट है, नहीं तो टेक प्रॉफिट। सिचुएशनल वाइज है कि आपने ट्रेड कैसे प्लान किया है, कौन से जोन से किया है। मतलब बीटीसी अगर जैसे अभी के केस में मैंने बताया था, वहां से गिरा है और यहाँ से अगर हमें लग रहा है कि 96 जा सकता है, 98 के जा सकता है, और आपने बहुत ही प्रीसाइज सही जोन में लिया है डेली टाइम फ्रेम के ट्रेड, तो वो आप राइड भी कर सकते हो कि वो आपको डेली टाइम फ्रेम पे बहुत हाई टाइम फ्रेम पे भी लेके जा सकता है। जैसे अभी के केस में दिखा देता हूँ मैं, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, सपोज हम बीटीसी का चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ओके, डेली टाइम फ्रेम पे। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आप रिवर्सल कैच कर रहे हो ना लो टाइम फ्रेम पे, प्रोबेबिलिटी इज दैट कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके यहाँ तक भी जा सकता है, या फिर नेक्स्ट बड़े रेजिस्टेंस तक भी जा सकता है, ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर सकता है, यू डोंट नो। ओके, तो सबसे बेस्ट होता है कि आप अगर उसको राइड करोगे या एटलीस्ट पार्शियल बुकिंग करके बाकी को पोजीशन राइड करोगे, तो समझ लो आपने यहाँ से लॉन्ग किया है और आपने यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया 50% 70%, तो एटलीस्ट आप उसको राइड कर पाओगे। इनकेस फंडामेंटली कुछ चेंज हो गया, बीटीसी 100 के साइकोलॉजिकल टारगेट तक चला गया, तो बाकी पोजीशन वहाँ पे बुक कर सकते हो। तो ये आपको ऐसे केसेस में हेल्प करता है। ओके, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे रिजेक्शन आ गया, फटाक से रिवर्स हो गया, तो एटलीस्ट 70% लेके आप वहां से निकल रहे हो, और फिर जो एंट्री पॉइंट है वहां पे आप ब्रेक इवन करके निकल सकते हो, तो वो भी आपके लिए विन विन सिचुएशन हो जाता है। ठीक है, तो मोस्टली ट्राई करो कि जितने ट्रेड अगर बन रहा है, ट्रेंड बन रहा है, तो आप उसको राइड करोगे तो वो सबसे बेस्ट होगा। तो पार्शियल टेक प्रॉफिट लो, 70% करके आप कर सकते हो। ठीक है, और एक स्ट्रेटेजी इसमें है ब्रेक इवन मूव, ये मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी है। इसमें जो मैंने बताया ना, इसको कंबाइन करके कैसे करते हैं कि जैसे अभी समझ लो यहाँ से मार्केट गिरा है, मैंने यहाँ से लॉन्ग किया है, समझ लो यहाँ से लॉन्ग किया है, इन केस ये हाई ब्रेक करने के बाद, तो इन सम केसेस मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर जाता है, तो मेरा जो पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे है ना, मैं उसको मूव करके यहाँ पे लेके आता हूँ। तो जो एंट्री पॉइंट है दैट विल बिकम योर स्टॉप लॉस, क्योंकि आगे ट्रेंड बन रहा है। तो इन दैट केस वी हैव नथिंग टू लूज। ठीक है, तो ब्रेक इवन मूव मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस मूव करने के बाद आपका जो है ना एटलीस्ट लॉस नहीं होने वाला है उस केसेस में। और समझ लो इनकेस आपके पहले के लॉसेस है, तो वो भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस मूव करके आप उसको ट्रेल कर रहे हो, तो वो भी रिकवरी हो सकती है। तो ब्रेक इवन जो है वो पार्शियल प्रॉफिट में भी इसका कैसे यूज होता है कि 70% आपने यहाँ पे बुक कर लिया, यहाँ से लॉन्ग करने के बाद यहाँ पे बुक किया, 30% जो है समझ लो रिवर्स भी आता है, तो आप बाय ऑर्डर पे अगर 30% लगा देते तो वो आपका लॉस भी नहीं करेगा। और 30% अगर राइड हो जाता है तो दैट विल बी इंक्रीज योर पीएनएल ऑल्सो। ओके, तो साइकोलॉजिकली थोड़ा आपको ये कॉन्फिडेंस देता है और दिस हेल्प्स अ लॉट। ओके, तो ब्रेक इवन मूव पहले करो, एक बार अपनी वैल्यू से दूर चला गया मार्केट, तो ब्रेक इवन पे आके रुक जाओ, एंट्री पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस मूव करके रुक जाओ। ठीक है, टेक प्रॉफिट जो है एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप लॉस नहीं करोगे, और फिर उसको ट्रेल करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा ही। ओके, अब हाउ टू मैनेज रनर्स, इसको मैं वैसे भी टेक्निकली हम डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा, वो उसमें आपको ज्यादा कैसे एंड तक राइड कर सकते हैं वो बताएगा। ठीक है, तो रनर्स को राइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि प्रॉफिट लेते हो बड़ा लो और लॉस लेते हो छोटा लो। तो अगर मैं 1 आवर करके 5 लॉसेस भी ले लूँ 5 ट्रेड में, लेकिन एक ही ट्रेड में मुझे अगर 8 आवर प्रॉफिट हो गया, 8 टाइम्स प्रॉफिट हो गया, तो मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो 3 आवर हो जाएगा। तो दैट इंक्रीज मतलब वो पीएनएल मेरा ग्रो होता है उस केस में। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट आप लोगे, आपका पीएनएल उतना ग्रो होगा। एंड टेक प्रॉफिट इज वेरी सीरियस मैटर। तो आप इसको अगर मेथड से राइड करोगे, मेथड्स हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारे रूल्स एटलीस्ट फॉलो करो, तो कुछ ना कुछ आप लेके जाओगे मार्केट से। हमेशा सेम सिचुएशन नहीं होती है ना, हमेशा ही रिजेक्ट होगा ऐसा नहीं है, हमेशा ही ब्रेक नहीं करेगा ऑल टाइम, हाँ ये भी कंडीशन नहीं होती है। तो डिपेंड ऑन सिचुएशन, बट मैथमेटिक्स आपको बैलेंस करके देता है कि 70% लिया है तो हमेशा लोगे, तो कोई भी सिचुएशन में आपको वो विन विन में रखता है। ओके, तो टेक प्रॉफिट के लॉजिक से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे जो आपने अभी करंट चार्ट दिखा रहे हो, तो क्योंकि अब हम समझना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें जाके हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझेंगे, बट यहाँ पे अगर मुझे आज एग्जांपल लेनी हो कि इस पॉइंट पे अभी जो बीटीसी का करंट प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे अगर मुझे एक लोगों को सिंपल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मुझे अभी ट्रेड लेना है, तो मैं इस पॉइंट पे अभी करंट प्राइस पे क्या ट्रेड लेने लायक है मार्केट, एंड अगर है तो उसमें क्या टेक प्रॉफिट हो सकता है इन केस ऑफ ब्रेक इवन स्ट्रेटजी, इन केस ऑफ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, इन केस ऑफ स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे क्या हो सकता है। अगर आप वो नंबर्स में अभी बता सकते हो ना, उससे मुझे लगता है कि वो थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएगा, जो लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया कि मल्टी टाइम फ्रेम आप करोगे तो आपको वो क्लियरिटी आती है। तो जैसे डेली के ऊपर मैं यहाँ पे 2 चीजें टेक्निकली प्लान कर रहा हूँ। तो ये पहला तो यहाँ पे चैनल बनाया है बीटीसी ने, दूसरी चीज है कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन अभी रिटेस्ट कर रहा है, तो दैट बिकम्स द प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से अगर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी तक ब्रेक नहीं किया, जो स्विंग हाई बना के ये आया, ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किया, तो ये अभी भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो इन दिस केस अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो मेरा ट्रेड यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग में एंट्री बना सकता हूँ। कैसे कि मार्केट मोस्टली स्ट्रक्चर पे चलता है, तो स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल चीज हो रही है, मार्केट ने एक हाई बनाया,
गिरा, फिर से लोअर हाई बना, फिर से लो बना, फिर से लोअर हाई, तो ये करते ही जा रहा है मार्केट, करते ही जा रहा है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे आपको स्विंग हाइज मिलेंगे, यहाँ पे ये जो ना स्विंग हाइज है। तो अभी तक मार्केट ने पहला एक रिवर्सल लिया है, हाई और लो कर रहा है, लेकिन अभी तक हाई ब्रेक नहीं किया है आज का जो भी है यहाँ पे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सेटअप ऐसे बनता है कि अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर को ट्रेड करोगे, इनकेस अगर यहाँ पे एंट्री लेते हो, तो आपका स्कैल्प एंट्री जो है वो यहाँ पे स्टॉप लॉस चाहिए। आपका टेक प्रॉफिट जो है वो इधर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो आप अगर एंट्री ले लिया आपने, और समझ लो अभी इवेंट भी है कल, तो इनकेस अगर कुछ पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ से बड़ा मूव करता है, तो आप हाई टाइम फ्रेम पे थोड़ा प्रॉफिट भी रख सकते हो। 4 आवर की ये जो स्विंग हाई है, यहाँ से आप यहाँ तक टारगेट रख सकते हो, 70% यहाँ पे बुक करो। इनकेस लगता है बीटीसी ये हाई टेस्ट करने के लिए जा रहा है, तो 30% बाकी का आप उसमें राइड भी कर सकते हो। तो दैट बिकम्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। कमिंग बैक टू स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस इस केस में क्या कैसे होगा, एक बार ये हाई ब्रेक कर गया, आपने यहाँ से लॉन्ग किया है, एक बार यहाँ तक ये चला गया ना, तो अगर आपको निकलना नहीं है वहां से, आपको लग रहा है और ऊपर जाएगा, तो ये जो स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगाया था ना, उसको आप सिंपली यहाँ से यहाँ मूव कर दो एंट्री पॉइंट पे, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो। यहाँ से यहाँ तक आने में ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा उसको, लेकिन अगर वो फाड़ के निकल जाता है, तो आपका एटलीस्ट स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ मूव हो गया, तो आप विन विन सिचुएशन में हो। बाकी आप उसको राइड कर सकते हो, टेक्निकली मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में वैसे कैसे उसको राइड करना है इंडिकेटर्स के ऊपर। तो एंट्री पॉइंट आप ये बोल रहे हो कि अभी जो करंट प्राइस है 89,950 इस पे लेना चाहिए, या ये जो अभी करंट रेजिस्टेंस है जब जैसे उसको ब्रेक करेगा फिर लेना चाहिए एंट्री? यस, ये हाई ब्रेक करेगा तो चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बिकम्स 80-90% कि ये अगर स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है तो नया हायर हाई बनने की कोशिश करेगा मार्केट। इन दैट केस दिस स्टॉप लॉस बिकम्स वैलिड, और ये बहुत ही सेफ स्टॉप लॉस बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर लॉन्ग करेंगे, इन केस अगर ये हाई क्रॉस करना ही नहीं मार्केट को, और यहाँ से अगर रिवर्स हो जाता है, तो दैट मे गो इनटू डाउन ट्रेंड आल्सो। तो प्रोबेबिलिटी का खेल है सब। बट डोंट यू थिंक कि अगर मैं 89,950 पे अभी लेट्स से लॉन्ग लेता हूँ, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे सपोज कीजिए जो नीचे मैंने लगाया है वो 89,300 का है लेट्स से, ठीक है, और 89,300 का जो मेरा स्टॉप लॉस है, तो उसमें मेरा जो बीच का जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही छोटा है, जिससे मेरा नेट अकाउंट का लॉस बहुत छोटा होगा। लेकिन अगर यही मैं अगर 90,000 600 के आसपास अगर मैं ले रहा हूँ, तो आई एम समहाउ losing that $700 मूव। एंड उस केस में मैं अगर वहां पे ले रहा हूँ, तो मेरे वहां पे स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज अगर वो वहां से रिजेक्शन लेता है, तो प्रोबेबली लेट्स से 89,500 पे मैं लेता हूँ, तो वहां पे भी मैं एसएल तो हिट मरवा ही रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसा भी कर सकता है कि 89,200 को दोबारा से हिट मार के फिर से वापस ऊपर नीचे निकल जाए डबल बॉटम बनाने के चक्कर में। ठीक है, तो मोस्टली जितना मैं प्राइस एक्शन को समझता हूँ, अगर उसको नीचे जाना है तो एटलीस्ट ये हाई तो ब्रेक नहीं करेगा वो, है ना। इनकेस करता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट ऐसे मोस्टली प्राइस सेक्शन पे होता नहीं है, लेकिन ठीक है, आपका सवाल भी वैलिड है। तो इंट्राडे पे अगर बात करेंगे, डिपेंड ऑन द पर्पस कि आप जैसे हमेशा 50-50% प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो, तो आपके केस में जो आप पूछ रहे हो कि यहाँ पे एंट्री लेकर क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे ये क्रॉस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 50% है। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ कि 70-80% प्रोबेबिलिटी बन जाती है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। तो टेक्निकली वी हैव अ रीजन, ओके। तो आपके पास अगर रीजनिंग है कि आप अगर यहाँ पे कुछ देख रहे हो जो आपको रिवर्सल सजेस्ट कर रहा है, मे बी आरएसआई, मे बी इंडिकेटर समवेयर, तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 50-50 होगी, और भी कभी ये ट्रेड लॉस में भी जा सकता है, मैं भी प्रॉफिट में जा सकता हूँ, या आप भी जा सकते हो, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपके सेटअप में क्या सूट कर रहा है, क्या ज्यादा काम करेगा, वो 50-50% है। तो बेटर मैंने जो देखा है वो स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद सेफ हो जाती है। और इंट्राडे की लेवल की बात करेंगे तो ये कल का लो वैसे भी ये था, तो मोस्टली मार्केट अभी कल का लो आई थिंक यहाँ पे था कहीं पे, तो वो ब्रेक कर रहा है ना, हाँ सॉरी यहाँ पे था, वो कल का लो टेस्ट किया है, तो वो लो ब्रेक करने के बाद ही टेक्निकली वैसे भी वो लॉन्ग कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं करता, ये रेजिस्टेंस के अंदर होगा। तो डिपेंड्स ऑन दी स्ट्रेटेजी ऑल्सो। आपके पास अगर पर्पस है कि यहाँ से आपकी इंडिकेटर्स या जो भी स्ट्रेटेजी बता रही है वो रिवर्सल है, तो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। इन दैट केस दिस बिकम्स वेरी निग्लिजिबल स्टॉप लॉस, लेकिन है मतलब स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड है। तो आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, और दोनों में से कोई भी 50-50% सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ओके, तो दिस इज ऑल। बट क्या यहाँ पे स्ट्रेटजी जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर मैं करंट प्राइस पे लॉन्ग लेना चाहूँ इस प्राइस पे, बिकॉज मैं ये देख रहा हूँ कि 94 के से कॉन्टिन्यूसली वो नीचे आया और इसे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पे बहुत अच्छा चांस है कि यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है। कैन इज दिस लाइक अ वैलिड स्ट्रेटजी जिसमें मैं अभी लॉन्ग लूँ और साथ में स्टॉप लॉस नीचे का रख के चलूँ, बिकॉज उसमें मेरे को ये पता है कि बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, फिर वो सीधा इसको अगर ब्रेक कर रहा है तो वो फिर सीधा प्रॉब्लम लेट्स से 88 के जा रहा है, 87 के जा रहा है psychology, like according to technical levels. So is this the valid strategy from the long perspective? yes, बेसिकली आप हायर लो पे कैच कर रहे हो, तो दैट बिकम्स अ वैलिड स्ट्रेटजी। और वैसे भी अगर बाकी अगर मेथड्स की बात करेंगे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट करते हैं कई लोग, तो अभी भी आप डिमांड जोन में हो, इसके भी डिमांड जोन में हो, इसके भी हो, तो दिस बिकम्स अ वैलिड जोन कि यहाँ पे स्टॉप लॉस काफी छोटा है, बट एंड रिजल्ट हमें वैसे भी मार्केट ही रहेगा। तो हमेशा कहीं भी किसी भी सेटअप में किसी भी सिचुएशन में 50-50% ही प्रोबेबिलिटी होती है।
तो वैसे फिर बस हमें अपना रिस्क डिफाइन करना है। इसलिए मैंने पहले स्टार्ट, अभी ये सेशन वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिस्क हम डिफाइन किया ना आपने, तो बाकी आप मार्केट में कुछ भी कर सकते हो, और हमेशा मार्केट आपको ज़्यादा भी विन रेट दे सकता है, कम भी दे सकता है। तो रिस्क मैनेज कर लोगे, एवरीथिंग इज वैलिड इन ट्रेडिंग, जैसे लव एंड वॉर में होता है वैसे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो नेक्स्ट चलते हैं क्विकली। आपने ये तो बताया कि पोजीशन साइज क्या होना चाहिए, आपका कितना रिस्क मैनेज करना है, कितना लेवरेज लेना है, कितना स्टॉप लॉस हमें कैलकुलेट करना है, टेक प्रॉफिट हमारा क्या होना चाहिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है आपने अभी भी नहीं कवर करी, और आई थिंक बहुत लोग इसमें जो वो मिस भी करते हैं, वो कि मेरा पूरा लाइफ सेविंग उड़ गया जब लिक्विडेशन हुआ, कैपिटल एलोकेशन कितना रखना है। बिकॉज लोगों को लगता है कि अगर मैं बड़ा कैपिटल लेके आऊंगा तो मैं उतना ही बड़ा प्रॉफिट भी लेके जाऊंगा, है ना। यस, तो आपके अकॉर्डिंगली क्या कैपिटल एलोकेशन है जो होना चाहिए इसमें, जिससे यूजर जो है वो कंफर्टेबली पैसा भी कमा पाए, और फिर उसका जो अगर जस्ट इन केस बाजी उल्टी भी पड़ती है, लॉस भी होता है, तो उस केस में उसको वो दुखे भी ना। ठीक है, तो वैलिड क्वेश्चन है। मैं लकीली मैंने ये ऑलरेडी इंक्लूड किया है मेरे इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सही पूछा। अभी 3 स्टेजेस में हमने किया, देखो पहले हमने ट्रेड को कंट्रोल किया, रिस्क और ट्रेड करके ट्रेड का पोजीशन साइज कंट्रोल किया, बाद में हमने रिस्क और डे कंट्रोल किया, डे का जो है ना रिस्क हमने कंट्रोल किया। अब तीसरा सवाल आता है कि जो आपने बोला कि लाइफ सेविंग लगा है, वो हो भी सकता है, किसी का भी हो सकता है और हमेशा होता भी है। तो इन दैट केस फिर हमें थर्ड ट्रिगर पे आना है, जो अपना नेक्स्ट सेफ्टी मैकेनिज्म बन सकता है, वो है कि कैपिटल ही उतना अलोकेट करोगे, हमें डीप में जाना नहीं पड़ेगा, मतलब ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है ये वो है। तो मैंने यहाँ पे कुछ रेंजेस डिफाइन की है, तो मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से ये मोस्टली काम करते हुए दिखते हैं मुझे, ठीक है। तो देखो मोस्टली पोर्टफोलियो होता है आपका, कि मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा जो भी आपका कैपिटल है, लोग क्या करते हैं 100% कैपिटल ट्रेडिंग के लिए लेके आते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक आपको 3-4 साल 5 साल नहीं होते ट्रेडिंग में, आपको समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है वहाँ पे। तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप पार्शली जाओ, एटलीस्ट बेसिक स्ट्रक्चर में 50-50 बोलूंगा, अगर आप किसी को प्योरली ट्रेड करना ही है तो 50% आप चाहे तो फ्यूचर ट्रेडिंग या इसमें ला सकते हो ट्रेडिंग में, बाकी 50% इन्वेस्ट करो, मार्केट समझो। इन्वेस्टमेंट तो आपका 50% सेफ है, और 50-50 करोगे ना तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग मिक्स नहीं करना है। मतलब ट्रेडिंग के लिए कैपिटल चाहिए इसलिए बीटीसी सेल कर दिया, वो गलतियां नहीं करनी। होल्डिंग अलग रखो, ये अलग रखो। इन केस अगर आप 100% कैपिटल एलोकेशन ट्रेडिंग में रखते हो, तो उसमें भी ये कर सकते हो कि स्पॉट पे जो है आप 60-80% मोस्टली दिखा है मैंने कि वो सेफ है, क्योंकि अपने पास बफर चाहिए आगे हमें, जैसे मार्केट अनसर्टन होता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर आपका उतना हैंड नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, तो रिस्क भी है, 10 अक्टूबर जैसे क्राइसिस भी है। तो 20-40% अलोकेट करेंगे, 40% कैपिटल, तो भी ठीक है। 30-40% कैपिटल लेके आप ट्रेड कर सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं कि फ्यूचर्स में वैसे भी लेवरेज मिलता है, तो हम ज्यादा पोजीशन साइज भी ले सकते हो। तो ये रीजन नहीं होना चाहिए कि कैपिटल कम लगाया है, अलोकेशन कम है। आपके पास लेवरेज है, थोड़ा रिस्क मैनेज करके लेवरेज बढ़ा के पोजीशन बड़े भी ले सकते हो, बस रिस्क मैनेज करके चलो। तो 20-40% आप फ्यूचर्स में कर सकते हो। 10-20% कभी कभी मार्जिन रिक्वायरमेंट पड़ता है फ्यूचर्स में, तो आप उस केस में, या फिर आपको लगा कि स्पॉट के ऊपर अपॉर्चुनिटी आ रही है, फ्यूचर्स में आपके ऑलरेडी 2 ट्रेड ओपन है, 3 है, आपको उसके लिए मार्जिन चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा कोई ट्रेड आ रहा है या कोई न्यूज है, तो आप उसको, ये स्टेबल कॉइन का बफर आप रख सकते हो, जो आप ऐसे टाइम पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 10-20% बफर, 20% to 40 ये है, और 60-80, 60% स्पॉट में काफी है। तो फ्यूचर्स इज वेरी गुड, मतलब फ्यूचर्स में 40% मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकली भी ओके है, बस उसको प्रिजर्व करते आना चाहिए आपको। और इसमें कैसा कि कैपिटल एलोकेशन के साथ है ना, मैं आपको और एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, वो है हेज ट्रेडिंग। क्योंकि क्या है, देखो हेजिंग जब हम करेंगे ना, तो हेजिंग की वजह से अपना रिस्क भी कंट्रोल होता है, हेजिंग की वजह से हम मार्केट में सही आउटपुट भी निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा प्रोफेशनल साइड के हो जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी इंस्टीट्यूशन या जो भी ट्रेड कर रहे हैं, वो अपनी पोजिशन को हेज करते हैं, अनलाइक रिटेलर्स की जो 100% नेकेड पे करते हैं। तो ये एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेज ट्रेडिंग अगर आप करते हो, तो इन दैट केस स्पॉट के साथ मोस्टली फ्यूचर्स को हेज करना चाहिए। पहला वे है कि आप स्पॉट के साथ अगर फ्यूचर्स को हेज करोगे, तो वो एक तरीका है। और कई बार मैंने देखा है कि लॉन्ग और शॉर्ट के साथ भी हेज हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन एक मैंने बीटीसी लॉन्ग किया है, साथ में बीटीसी शॉर्ट किया है, डबल क्वांटिटी से मुझे अगर कॉन्फिडेंस है, तो इन दैट के इथेरियम को, सॉरी, बीटीसी को लॉन्ग किया, इथेरियम को शॉर्ट किया है। इनके अल्ट कॉइन्स अगर नहीं जाना चाहते ऊपर, तो बीटीसी भी आपको प्रॉफिट दे सकता है, अल्ट कॉइन्स गिरता है तो वो भी प्रॉफिट देगा, तो ऐसा भी होता है। या फिर आपके लॉसेज जो है वो कवर कर सकता है, हेजिंग जो है ना, वो भी अच्छी स्ट्रेटेजी है। बस ये है कि आपको सेंस चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, और आपका कैपिटल एलोकेशन जो है आपने सही किया है। बाकी स्ट्रेटेजीज तो बहुत है, और हेज ट्रेडिंग आपको मोस्टली इनिशियली करोगे तो थोड़ा ऑप्शंस वगैरह करोगे तो फिर तो बेस्ट ही है। तो इन दीज फ्यूचर्स में भी आपको थोड़ा, आप ऐसे स्टार्ट करोगे लॉन्ग शॉर्ट हेजिंग करके, तो भी आपको वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है रिड्यूस रिस्क ड्यूरिंग इवेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ लोगों को, इवेंट जो होते हैं, जैसे 3 इंपॉर्टेंट इवेंट है, एफओएमसी है, आपका सीपीआई है जब इंटरेस्ट रेट आते हैं, और तीसरा आपका नॉन फार्म पेरोल से जो 9 तारीख को है, 12, ओके। तो ये जो इवेंट्स है ना, मोस्टली इनके आसपास मार्केट काफी मूव करता है यूएस सेशन में। तो मोस्टली इवेंट्स के आसपास आप थोड़ा सा पॉज लो। इवेंट्स फ्यूचर ट्रेडिंग अगर कर रहे हो, क्योंकि लेवरेज आप यूज कर रहे हो, थोड़ा रिस्क है, चाहे आप हेजिंग कर रहे हो या फिर अलग तरीके से रिस्क मैनेज कर रहे हो, तो हमेशा अपना जो इवेंट्स के आसपास कम ट्रेड करो,
तो आपको उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, मैनिपुलेशन कम होता है वहाँ पे। ओके, तो इसमें एक चीज बताओ, जैसे अभी मुझे क्वेश्चन याद आया कि स्टेबल कॉइन्स बफर का जो आपने बात करी है, बहुत बार ऐसे होता है कि अगर आपका जो आपने फ्यूचर्स में डाला है 20% एंड यू नो ऑब्वियसली हम बोल रहे हैं स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट, बट हम इमोशनल हो जाते हैं, हम स्टॉप लॉस कई बार नहीं लगाते, हम जो है उसको नेकेड पोजीशन रख लेते हैं, एक डायरेक्शन की पोजीशन होती है और वो थोड़ा लॉस ज्यादा हो गया, हम सोचते हैं कि अच्छा चलो मार्केट थोड़ा रिकवर करेगी तो फिर हम जो है इसको काट देंगे, मे बी कम लॉस में काट देंगे, वो वेट करते रह जाते हैं, उसके चक्कर में वो लॉस बड़ा होता चला जाता है। एंड इवेंचुअली कई बार ऐसा भी होता है कि हम ये सोचते हैं कि मार्जिन, स्पेशली ये जो सिनेरियो है ये क्रॉस मार्जिन मोड में होता है, जिसमें हम हमारा जो पूरा अकाउंट लिक्विडेट होने की नौबत आती है, तो उस केस में हम जो स्टेबल कॉइन का बफर है, हम कई बार और मार्जिन है उसको ऐड करते हैं फ्यूचर्स के अकाउंट में। तो इज दिस रिकमेंडेड एंड हाउ टू टैकल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस? ठीक है। तो मोस्टली मैं मार्जिन ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि देखो आप अपने रूल्स डिफाइन कर लो सबसे पहले। तो जैसे हम रिस्क कंट्रोल करते हैं, पहले जैसे आप बता रहे हो कि अगर आप पोजीशन कैरी कर रहे हो तो इसका मतलब आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, है ना। तो यू आर ब्रेकिंग द फर्स्ट रूल, जो हमने अभी तक सीखा उसमें फर्स्ट रूल ही ब्रेक कर दिया। किसी ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो पोजीशन कैरी हो जाएगा, है ना। मतलब इमोशंस में चले गए कि चलो स्टॉप लॉस मूव कर देता हूँ, थोड़ा सा और नीचे आता है तो, और जितना आप स्टॉप लॉस मूव करोगे उतना वो उसी डायरेक्शन में खींचा चला आएगा, क्योंकि मोस्टली मार्केट वैसे ही चलता है, उल्टा चलता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ये है कि जो भी स्टेबल बफर मैं बोल रहा हूँ वो पूरा ही आप मार्जिन के लिए मत रखना। दैट इज जस्ट फॉर एडिशनल की नया पोजीशन बनता है या ऐसे कुछ मिलता है, या फिर आपको पर्सनली कुछ फंड स्पॉट में लगाना है, कोई कॉइन बाय करना है, तो दैट हेल्प्स कि आपके पास थोड़ा सा बफर है। तो मार्जिन के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में नया पोजीशन कोई आ रहा है या फिर आपको स्पॉट पे कुछ करना है, तो इन दैट केस यूज कर सकते हो। दो सबसे बड़ी गलतियां लोग करते हैं मोस्टली फ्यूचर ट्रेडिंग में, जितना मैंने 9 साल में देखा है। सबसे पहले तो लूजिंग पोजीशन में मार्जिन ऐड करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया उसकी वजह से अभी आप भुगत रहे हो। ठीक है? ये सबसे पहली गलती है। दूसरी गलती है कि जो लूजर्स है उनमें लोग ऐड करते हैं पोजीशंस एवरेजिंग, है ना, कि जैसे अभी बीटीसी 124,000 से गिरा, 1,24,000 डॉलर से, वहां पे किसी ने अगर समझ लो ऐड करते गया होगा वो, तो कितना नीचे तक वो डीप में फंसा होगा ना अभी। तो बेटर है कि प्रोबेबिलिटी को टेस्ट नहीं करेंगे, रूल से जाएंगे। चलो वहां पे आपने 1 आवर का स्टॉप लॉस दे दिया, 124 से आपने शॉर्ट लॉन्ग किया होगा, छोटा स्टॉप लॉस दे दिया 1 आवर का, लेकिन आपको दिख रहा है शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तो आप सोच लो कि 1 आवर का लॉस देकर 8 आवर का प्रॉफिट बना सकते थे ऊपर से नीचे राइड करके, तो माइंड भी फ्रेश हो जाता है। लॉसेस कट कर दोगे ना तो आपका पूरा माइंड फ्रेश होकर नया अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती है, तो वो अचीव हो जाता है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा डायनेमिक रहना पड़ता है ट्रेडर को। ऐसा नहीं होता कि हमने जो अभी तय किया है वो कल से वही होगा या वैसे डायरेक्शन में जाएगा, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। तो दिस सिचुएशंस में एवरेजिंग मत करो और लॉसेस को कैरी मत करो, और जो है मार्जिन ऐड मत करना अपने लूजिंग पोजीशन में। विनिंग पोजीशंस में मैं वेराज में रिकमेंड करता हूँ कि मार्जिन ऐड करूँ। मार्जिन मतलब पोजीशन ऐड करो, जिसके बाद उसको स्केल अप बोलते हैं। स्केलिंग अप कभी भी हेल्प करता है रादर देन स्केलिंग डाउन। एंड और कौन कौन सी गलतियां हैं जो जनरली लोग करते हैं, लेकिन ये तो एक गलती है जो मैंने बताया कि इस टाइप की गलती लोग कर सकते हैं और मैंने भी करी है, लेट्स एक्सेप्ट दैट, इसीलिए क्वेश्चन था मेरे माइंड में, क्योंकि मैंने कर रही है मैं गलतियां, बट अब मैं लिटरली कम करता हूँ, कई रूल्स मैं बनाता हूँ, बहुत बार रूल्स को ब्रेक भी करता हूँ। तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो जनरली लोग करते हैं और हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, जो बहुत ही ठीक है। फेटल हो सकती है? राइट राइट। तो कुछ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट करके रखी है। जो आपका सही है कि वो साइकोलॉजिकल एक्चुअली इम्पैक्ट हो गया ना एज अ ट्रेडर। देखो रोबोट्स और एल्गोरिथम्स क्यों सक्सेसफुल है ट्रेडिंग में, क्योंकि वो लॉजिक्स ब्रेक नहीं करते, अपने रूल्स ब्रेक नहीं करते। उनको ये डिफाइंड है कि यहाँ पे निकलना है तो निकलना है, स्टॉप लॉस लेना है तो लेना है। हम ह्यूमन इमोशन जब बीच में लाते हैं ना, उसकी वजह से कई गलतियां है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो हो सकती है। ठीक है, सबसे पहला तो है रिवेंज ट्रेडिंग। ओके, रिवेंज ट्रेडिंग कब आता है? जब आपके ऑलरेडी 3 लॉसेस हो चुके हैं, चौथा लॉस हो चुका है, फिर आप क्या करते हो, बड़ा पोजीशन साइज लेते हो वो पिछला लॉस रिकवर करने के लिए। ओके, तो हो सकता है मार्केट और वही डायरेक्शन में उल्टा जा रहा है तो वो बड़ा लॉसेस भी देता है। ठीक है, तो रिवेंज ट्रेडिंग अगर नहीं करेंगे, जो है चलो 4 लॉसेस दे दिया मार्केट ने, थोड़ा वेट करो। उस केस में आपका सोचो लॉजिकली, मैंने जो रिस्क पर डे बताया आपको, रिस्क पर डे हिट हो गया, आज का ट्रेडिंग बंद कर दो। ओके, 4 लॉसेस हो गए, ट्रेडिंग बंद कर दो। दूसरे दिन आओ फ्रेश माइंड से, नया कुछ होगा मार्केट में, नई अपॉर्चुनिटी आएगी, नए कुछ सिचुएशन या पोजीशन बनेंगे। तो 4 लॉसेस लेने के बाद अगर 5वां ट्रेड लोगे तो आप रिस्क पर डे का लॉस रूल जो है ना वो ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि मैंने उसमें बोला था कि 3 से 4 ट्रेड लेना है पूरे दिन में। वो लॉसेस में जाते हो तो आइदर मार्केट गलत है या फिर आप कुछ गलत देख रहे हो, है ना, दोनों में से कुछ। मार्केट कब गलत होता है? इवेंट के टाइम, मैनिपुलेशन करता है इवेंट्स के टाइम, जैसे कुछ एफओएमसी है या फिर ट्रम्प वॉर कर रहा है, ये कर रहा है, तो मैनिपुलेशन भी होता है मार्केट में, गलत चीजें दिखाई जाती। तो इन दैट की सिचुएशन रिस्क पर डे आपको बचाना है। ठीक है, तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, रिस्क पर डे रिस्क पर ट्रेड फॉलो करो, उतना करोगे तो भी काफी है। ओके, ओवर ट्रेडिंग कब बंद हो सकता है? अगर आप ज्यादा ही, कैसे कभी कभी हो जाता है कि चलो बहुत वोलेटाइल है मार्केट, या कई लोग होते हैं कि जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उनको छुट्टी है, चलो आज मुझे छुट्टी है, आज मैं ट्रेड करूंगा जी भर के, और ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हो जाता है,
5-6 लॉसेस कंसेक्यूटिव लेते, फिर ओवर ट्रेडिंग है, रिवेंज ट्रेडिंग है, वो मतलब साइकोलॉजिकल एरर जो है ना एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो मोस्टली ओवर ट्रेडिंग अगर नहीं करेंगे तो रिस्क पर डे तो वैसे बचाता है आपको। और कई बार ऐसे भी होता है कि अगर मेरा ऐसा भी रूल है कि कई बार 3 इंट्राडे अगर मैं कर रहा हूँ या स्कैल्प कर रहा हूँ, तो 3-4 प्रॉफिट्स अगर मुझे अच्छे हो गए ना, तो मैं बंद भी कर देता हूँ ट्रेडिंग ऐसे। तो वो भी आप कुछ फॉलो कर सकते हो कुछ हद तक, या 3-4 लॉसेस हो जाए, 2-3 लॉसेस हो जाए तो बंद भी कर दो। तो ये ऐसे कुछ करोगे तो आप एटलीस्ट कंट्रोल में रहोगे, रिस्क पर डे के कंट्रोल में भी रहोगे, तो वो बचा लेगा आपको। और मिस्टेक तो वैसे भी ऑलरेडी ओवर पोजीशन साइज है ही, मैंने ऑलरेडी पहले सब कुछ बताया, उसका सॉल्यूशन भी दिया है। बस थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्या होता है ना, ट्रेडिंग में ना डिसिप्लिन सबसे मुश्किल चीज़ है। ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना मुश्किल है। तो ये एक ही अगर आप कर लेते हो ना, तो आप जीत गए फिर ट्रेडिंग में। आपका जो 70-80% है ना, वो ऑलरेडी कवर हो जाता है, ठीक है? और एक चीज़ है कि टेक्निकली अगर बात करेंगे तो यूजिंग क्रॉस मार्जिन विद लो बैलेंस, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या है, फिर अगर ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार हमें ज़्यादा पोजीशंस हम ओपन कर लेते हैं, 3-4 है, 5-6 पोजीशंस रनिंग है। चलो लॉस तो ज़्यादा नहीं दे रहे, लेकिन ठीक है, 5 पोजीशन पैरेलली ओपन करना भी थोड़ा-सा रिस्क मैनेजमेंट के अपोजिट में चला जाता है, क्योंकि रिस्क आप बड़ी ले रहे हो, सारे पोजीशन लॉस में जा रहे हो। तो क्रॉस मार्जिन में एटलीस्ट उतना बैलेंस रखो कि जितने आप ट्रेड ले रहे हो, 2 ट्रेड ले रहे हो, 3 ट्रेड ले रहे हो, उनको सफिशिएंट मार्जिन मिले। तो हमने शायद पिछले पार्ट में वो डिस्कस किया था कि आपका रिस्क वहाँ पे डिफाइन है ना, 3%, 5%, 6% कुछ रिस्क दिखता है वहाँ पे, तो उतना ही आपको लेना है। ज़्यादा बड़ा रिस्क लेना नहीं कि आपके पास $1000 का कैपिटल है और आपने $900 के मार्जिन रखकर पोजीशंस ओपन किए, दैट बिकम्स हार्मफुल, क्योंकि 10% मूव करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता नहीं है मार्केट को, आपको लिक्विडेट करने के लिए, ओके? और लिटिल मार्जिन कुछ लोग है ना आइसोलेटेड पोजीशन बड़े लेवरेज पे रखते हैं, तो इन दैट केस कैसे हो जाता है कि 20x पे चलो ये कॉइन अच्छा है, मीम टोकन, मैं 20x लेवरेज लेके ट्रेड ओपन करता हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा लेवरेज लोगे ना, मार्जिन कम हो जाता है आइसोलेटेड में, सो दैट बिकम्स हार्मफुल। ये भी एक मिस्टेक है, मतलब ये समझ में नहीं आता है उस टाइम पे, हम रैंडमली किसी मोबाइल पे ओपन कर देते हैं, लेकिन आइसोलेटेड के केस में मार्जिन सफिशिएंट रखना है, और क्रॉस के केस में भी व्यू रखना है कि चलो कितना मेरा यूज हो रहा है, मार्जिन कितना सफिशिएंट मेरे पास रूम है। तो ये कुछ बेसिक है, वैसे और तो बहुत एक ग्रिड है, ये है वो है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो मैंने अभी तक मेथड्स बताई उसमें ऑलमोस्ट 90% प्रॉब्लम्स ये सारे रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, ये सारे पोजीशन साइज वो सब कुछ सॉल्व होना ही चाहिए, ओके? हाँ, मतलब आई टोटली एग्री विद यू कि ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज़ मैंने भी ऐसे केस बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं जिनको मैंने खुद पर्सनली फेस किया है। रिवेंज ट्रेडिंग करने की कोशिश करी है, अकाउंट उड़ाए हैं, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग करी है, पोजीशन मैं साइज़ भी बहुत कर बड़ा चुका ले हूँ। लिया है। ये इट्स लाइक कोई भी यहाँ कहते हैं ना कि हमें जैसे एक यूनिवर्सिटी में जाके उसकी फीस देनी होती है, तो राइट, ट्रेडिंग में जो फीस है वो बेसिकली लिक्विडेशन है और ये लॉसेस है। तो हमें यस, लॉसेस से घबराना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें उस लॉसेस से सीख के हमें उसको हुँ, दोहराना भी नहीं है। तो यस, इसलिए मुझे लगता है कि जो आपने चीज़ें कवर करी हैं, इट आई कैन रिलेट लॉट ऑफ दीज़ कॉमन मिस्टेक्स टू माय सेल्फ कि मैंने क्या पास्ट में गलतियाँ करी है। एंड इवन इफ लाइक हमें ट्रेडिंग आती है, हम हर रोज सीख रहे हैं एक दूसरे से, स्टिल सीखते हैं, यस, बिकॉज यस, समटाइम्स वी नो द रूल्स बट वी डू नॉट फॉलो द रूल्स। फॉलो एंड यहाँ पे ये हमारे लिए एक रिवीजन है पर्सनली। तो आई होप कि जो जो लोग इसको सुन रहे हैं, चाहे इनको ट्रेडिंग आती भी है, फिर भी वो इन रूल्स को एक तरह से टेस्ट आउट करेंगे, दोबारा से अपना एक डिसिप्लिन क्रिएट करेंगे, बिकॉज I think future trading is all about discipline. It's all यस, about discipline. If we are disciplined enough with the stop loss, if we are disciplined enough with the risk, percentage, if we are disciplined enough with the leverage that we are taking, I think we can become profitable traders. And यस, this is where 90% of the traders are always losing. And I think we can become part of that 10% of the traders जो winning side पे है। एंड उसके लिए आई थिंक ये जो हमने कोर्स रखा है, बनाया है, वो इतना सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है। अगर सिर्फ इसी कोर्स को दोबारा से रिपीट भी देख लेंगे, मुझे लगता है आई थिंक वी कैन कम इनटू द टॉप 10% ऑफ द ट्रेडर्स हु आर मोस्टली ऑन द विनिंग साइड। यस, थैंक यू वेरी मच सपनल भाई, आपने यहाँ तक इतना टाइम लेके अच्छी तरह से समझाया। एंड अब जाने से पहले हम मैं यूजर्स को बोलूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, एंड हमारे टेलीग्राम कम्युनिटीज को ज्वाइन कीजिए। एंड यहाँ जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो अपने कमेंट्स में फीडबैक दीजिए, कैसा लगा आपको, और इसमें क्या चीज़ है जो हमने मिस करी, जो हमें कवर अप करना चाहिए था, ताकि हम अगली वीडियोस में कवर कर पाए। एंड हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, हम आपको प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस बताएंगे, एंड फिर उसके बाद हम एक लाइव ट्रेड सेशन भी करेंगे। सो यस। थैंक यू वेरी मच स्वप्निल भाई फॉर टुडे, एंड मिलते हैं तब तक Thank you, नेक्स्ट। Upinder. Thank you, guys. Thanks for watching. See you in the next part. यस, Bye. बाय बाय। एक मिनट, इसको स्टॉप कर लूँ।